अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 साल में ये हमारी दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म के इस दूसरे साल में ये जो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मैं वास्तव में विपक्ष का, खास करके कांग्रेस पार्टी का एहसानमंद हूं। कम से कम मुझे अपनी जो सरकार का लेखा जोखा है वो सारा रखने का आज विशेष अवसर मिल रहा है। मैं विशेष अवसर इसलिए कह रहा हूं कि हर सत्र में, हर सेशन के अंदर मुख्यमंत्री को लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते आखिर में बोलने का मौका मिलता है, लेकिन परंपरा जो अभी तक मैंने देखी है कि अपनी अपनी बात, अपनी अपनी कहानी सुना देते हैं और जब लीडर ऑफ द हाउस को बात कहनी होती है उस समय उठ के चलते बनते हैं और आखिर तक गिनती के कुछ विधायक रह जाते हैं। लेकिन आज जो के विशेष अवसर है, सारे रहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर के आए हैं। अब चूंकि इनकी एक मृग तृष्णा तो है ही, जैसे राजस्थान में या किसी रेतीले इलाके में जो मृग होता है वो कहीं बालू में देखता पानी मिल गया और वो पानी के लिए दौड़ता है, दौड़ करके जब 2-4-5 किलोमीटर चला जाता है, पहुंचता है, देखता तो वहां पानी तो नहीं, वहां तो रेत है। तो मृग तृष्णा तो ये है कि सत्ता से इतने साल बाहर रह गए, जल्दी से वापस कैसे सत्ता में आए, लेकिन मिलेगा रेत ही। तृष्णा पूरी होने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं एक और बात कहूंगा, क्योंकि आज इस विश्वास और अविश्वास में जनता तो जानेगी। आखिर हमें विश्वास विपक्ष का तो नहीं मिलेगा कभी, हमें मालूम है, क्योंकि विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है, करनी चाहिए। जैसे कल मैंने कहा, हमको लाभ हो जाता है, लेकिन हमको विश्वास जनता का चाहिए। और जब जनता का विश्वास लेना होता है उसमें बहुत सा रोल ये सारे कार्यक्रम करते हैं। और आज जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया है, मुझे ये सारी बात जनता को भी बतानी है, आपको भी बतानी है। आप ध्यान से उसको सुनेंगे भी सही, आखिर तक बैठेंगे भी सही। इसलिए आज मुझे ये समस्या नहीं है इस समय कि मैं जितना जल्दी खत्म करूं ताकि कहीं उठ के चले ना जाए। आज मैं चाहे 2 घंटे बोलूं, 3 घंटे बोलूं, आप बैठेंगे ही। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक आग्रह करता हूं कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए। आप एक रिकॉर्ड बनाइए लोकतांत्रिक इतिहास का कि हर 6 महीने में आप अविश्वास लेकर के आइए। मैं तो कह रहा हूं हर 6 महीने में लेके आइए, क्योंकि आज तो आप लोगों ने मान लिया है, वो हुड्डा जी ने भी अपनी बातचीत में शुरू में ही कह दिया था कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। बीच बीच में विधायकों ने भी कहा है, हमारे कुंडू जी ने भी कहा है और भी हमारे मित्रों ने कहा है, शिषपाल जी ने भी ये बात कही कि आज सरकार और विपक्ष के बीच का मामला नहीं है, मामला तो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आप प्रस्ताव की भूमिका में भी वो बात लेके आए हैं, उस पर सदन में बातें बहुत हो भी चुकी हैं। हो सकता है कि मैं जब एक एक करके बात कहूंगा तो बहुत सी बातों का रिपीटिशन भी होगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपने बता दिया है, इसलिए होना तो वही है जो आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अगर उस आलोचना में आपने आलोचना की, सत्ता पक्ष लोगों ने विरोध किया, सत्ता पक्ष लोगों ने आपकी आलोचना की, आपने विरोध किया, मेरा निवेदन मेरे इस भाषण में इतना ही है कि जो मुझे कहना हो तो कहना ही है। हो सकता है उसमें बहुत बात से आपको पसंद ना आए, क्योंकि स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष है। तो जितना कम टोका टाकी करेंगे उतना मैं अपनी जल्दी बात पूरी कर लूंगा। टोका टाकी ज्यादा करेंगे, बात वही होनी है, आपके करने का और मेरे कहने का अर्थ वही निकलना है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं अब जब तक बोलूंगा तो आप बीच में ना टोके तो अच्छा रहेगा। कहना मैंने वही है जो कहना है। इसलिए मित्रों,
मैं एक और बात इसमें, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं बशीर बद्र, उनका मैं एक शेर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ये अच्छा है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। आलोचना के बारे में कह रहा हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। दुश्मन शब्द वैसा ना ले, एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता उतना इसका अर्थ है। तो इसलिए मैं उसमें से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार का करते हैं, तो उसमें से हमको एक ताकत मिलती है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो ये अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अभी अभी एक मेरे पास समाचार आया है, वो हालांकि यहां हमारे हरियाणा का नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने का है। क्या चाको, पीसी चाको अभी अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं, बड़े नेता है। इतना अविश्वास। और इससे पहले जो एक क्रम पिछले दिनों का बना हुआ है, उसमें फिर कहीं G23 निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है। ये एक संस्कृति है कांग्रेस की, और वो अविश्वास बहुत जल्दी प्रकट करते हैं। इसलिए उस अविश्वास के अंदर प्रदेश में चाहे हुड्डा साहब का और सुरजेवाला का हो, चाहे बहन शैलजा जी का सुरजेवाला का हो, चाहे वाइस वर्सा हो, ये सब के आपस में अविश्वास, ये सब लोग जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि ये अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना उचित है, लेकिन उसको इस लेवल तक लेकर के जाना, जैसे आज इस सारी बातचीत में से निकल के आ रहा है कि वो विषय उस आलोचना तक सीमित नहीं है। किसान के प्रति आप लोगों के मन में भी प्रेम है, हमारे मन में भी प्रेम है। किसान हितैषी केवल आप हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी किसान हितैषी हैं। हमने किसानों के साथ बहुत काम किए पिछले 6 साल के अंदर, और एक से एक बढ़कर के किए हैं। मेरे पास एक फरिश्ता है, हालांकि सब लोग बोल चुके हैं, मैं बहुत जल्दी उसको 2 मिनट में सारा एक सूची पढ़ के बताऊंगा मैंने कितने काम हम लोगों ने किए हुए हैं। लेकिन जो अच्छे काम किसान के अलावा भी होते हैं, उसमें भी आपको अविश्वास होने लगता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात की, तरह तरह की आलोचना आप लोगों ने की। सारे देश में, दुनिया में विषय चल रहा है कि हाँ हमने स्वच्छता को अभियान लिया, आपको अविश्वास होने लगा। हमने जब चुनाव की बात आती है, उस समय आपको ईवीएम पर अविश्वास होने लगता है। जहां आप चुनाव हारते हैं वो आपको होता ही है, जहां आप चुनाव जीत गए वहां ईवीएम खराब नहीं है। कितनी बार ये विषय आ गए। जब हमारे वीर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उस समय आपको अविश्वास होने लगता है। कोई अविश्वास के कारण ये स्पष्ट है कि आपको क्यों होता है। हमारे जाबाज एयर स्ट्राइक जब पाकिस्तान में घुस करके उन्होंने मारा, तो कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह के प्रश्न खड़े किए कि सबूत मांगो, स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, हुई तब कितने लोग मरे, मरे तो गिने के नहीं गिने। यानी हमारी सेना का मनोबल, इसको बिगाड़ने का काम ये आप लोगों ने किया। हमारे अब सैनिक तुरंत अभी चीनी सेना को खदेड़ने के लिए गलवान में उस समय गए, तो कांग्रेस के नेताओं का विश्वास होने लगा। ये तथ्य हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं करा कि ये कोई मैं अलग से कह रहा हूं। प्रश्न ये है कि आप लोगों का अविश्वास की बात कर रहा हूं, वो हम कर लेंगे, लेकिन जब ये होता है उस समय तुरंत अविश्वास क्यों जागता है। एक आध बार ऐसा तो कहो, भले विरोधी हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, अच्छा काम हो, खुले मन से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये प्रदेश समाज के हित में होता है। देश और प्रदेश के हित की बातों में कभी उस प्रकार की आलोचना फॉर द सेक ऑफ आलोचना ये नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार जब होती है, जो करे सो ठीक, लेकिन जब भाजपा की सरकार या किसी और पार्टी की सरकार बन जाए, कांग्रेस वहां विरोधी होते हैं, तो उस समय मांग करने लगते हैं क्या कि मंगल ग्रह के ऊपर प्लॉट मांगेंगे, हम मंगल ग्रह पर प्लॉट दे दो, और प्लॉट नहीं मिले तो हमें अविश्वास। ऐसी ऐसी कल्पनाएं ये करने लगते हैं। जो बात आपकी ठीक हो, उचित हो, मांगेंगे, हम करेंगे।
लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो संभव भी नहीं होती, असंभव होती हैं, उसको करके ये वातावरण को जिस प्रकार से लेकर के जाते हैं। यह है मेरे पास जो मेरे पर्ची आई के अभी कोविड, उसके अंदर कोरोना, ये जो बना वैक्सीन, इस कोरोना वैक्सीन पर भी अविश्वास हो गया। यानी भारतवर्ष में एक ऐसा इजाद हुई, हमारे साइंटिस्ट ने, दुनिया मानती है, और हमने एक पूरे न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको भेजा है। सर्वप्रथम भारत में अपने R&D सेंटर्स के अंदर ये वैक्सीन हुई, जो एक इनोवेशन था अपने साइंटिस्ट का, हमको प्रशंसा करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। तो इसलिए ये बातें केवल इसलिए कह रहा हूं कि हमको अपनी संस्कृति इसको थोड़ा बदलना चाहिए। हमारे, मुझे मालूम नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस के नेता हैं, उनके अध्यक्ष है, आजकल अध्यक्ष हैं राहुल जी, क्या होने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके अध्यक्ष हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, तो उनका नाम लेना उचित नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े नेता होकर के उन्होंने, क्योंकि अपने साथ जुड़ा हुआ एक विषय, इसलिए मैं बोल रहा हूं, केरल में जाके कहा कि मैं यहां आया हूं, यहां के लोग इश्यूज पर बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? उत्तर भारत के लोग इश्यूज पर बात नहीं करते, अविश्वास, ये अविश्वास। जिसमें संदर्भ में ये कहा उन्होंने, वाक्य यही था कि यहां लोग जो हैं इश्यूज पर बात करते हैं। इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका कोई चर्चा या नाम ना लें। ठीक है, मैं वापस लेता हूं, मैं वापस लेता हूं। नेता व्यक्ति, कुल मिलाकर के अविश्वास इतना हो गया कि इस प्रकार से कोई अर्थ नहीं था आज के इस अविश्वास का, लेकिन लेकर के आए। मैं तो बता रहा हूं इशू, वो तो आगे जब इश्यूज आएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम अविश्वास के समय इतना तो सोचना चाहिए था कि हम इस अविश्वास में से कुछ निकाल पाएंगे क्या। ये तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में विषय आ सकता था, उसमें भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कि हम सरकार को गिराएंगे, हम सरकार को गिराएंगे, सब पता चलेगा, लेकिन आप कम से कम इतना ध्यान कर लेते कि आपके पल्ले वो एक कहते पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। भाई कम से कम आप अपना देखो कि आपकी मेजोरिटी बढ़ने वाली हो, कोई हमारे यहां से कोई इतना बड़ा आपको कोई दंड मिलने वाला हो कि सरकार को हम गिरा देंगे, ले आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन आपको भी पता है, पहले से आप लोग कह रहे हैं, आज इस अविश्वास प्रस्ताव कुल मिलाकर के आप भले लेके आए हैं, जैसा मैंने पहले कहा, इसका लाभ आपको कम है, ये हमको ज्यादा है, हम इसके ऊपर बड़ा आगे चल करके करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने राज को भोगा है जब भी आपका शासन रहा है, लेकिन हम शुरू दिन से राज को सेवा का एक माध्यम मानते हैं, और उसमें सेवा के नाते समाज का जो वर्ग है, हर एक वर्ग की चिंता करते हैं। उसमें किसान हो, उसमें मजदूर हो, दुकानदार हो, कारखानेदार हो, कर्मचारी हो, यानी पेंशन भोगी हो, महिला हो, नौजवान हो, रोजगार बेरोजगार, सबकी हम चिंता करते हैं, बराबर करते हैं। प्राथमिकता में हर साल की प्राथमिकता हो सकती है, इस बार हमारी ये प्राथमिकता है, अगले साल हमारी ये प्राथमिकता है। समय के हिसाब से प्राथमिकताएं सरकारों की बदलती हैं, वो हम करते हैं, लेकिन हम हर एक की चिंता करते हैं। मैं तो पिछले 6 वर्ष की बात बताता हूं कि शुरू में पहले 2 साल में पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में जाकर के मैंने घोषणा की, कभी चिंता नहीं की कि ये विधायक भाजपा का है या कांग्रेस का है या इनेलो का है। उस समय जेजेपी नहीं थी, आज नहीं, इनेलो के विधायक भी उस समय थे, बड़ी मात्रा में थे, विपक्ष में वही लोग थे। मैंने कोई चिंता नहीं की, सबके पूरी घोषणाएं की। अब घोषणा पूरी कराने में जरूर विषय आता है कि आपने वहां की करा दी पहले। देखिए, ये विधायक के ऊपर दम होता है, घोषणाएं करना हमारा काम है। विधायक परस्यू करेगा तो घोषणाएं पूरी हो जाएंगी, नहीं परस्यू करेगा तो फिर
सिस्टम का तो आपको पता ही है, सब आप भी झेलते रहे, हम भी झेल रहे हैं। जो चीज़ नहीं किसी ने पूछी निकल गई कई साल तक। आज भी बहुत सी घोषणाओं से पूरी नहीं हुई, जिन विधायकों ने करा ली उन्होंने करा ली, जिनकी रह गई आगे जाकर के वो पूरी होंगी, ऐसा कि नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, अगर फिजिबल नहीं होंगी तो उसमें बता भी दिया था कि भी उस समय, अब आज भी जैसे विषय आया कि ये घोषणाएं हुई क्यों पूरी नहीं हुई। घोषणाओं के समय एक प्रेशर वहाँ के विधायकों का, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका रहता है, नहीं जी आप घोषणा कर दो हम करा लेंगे, हम जमीन दे देंगे आप करा लो। मंच पर भी कई बार विभाग की फिजिबिलिटी के बिना बड़ी बड़ी 2-4 घोषणाएं लोग करा लेते हैं। हम कहते हैं हमारी घोषणा से अगर होता हो तो घोषणा करेंगे, लेकिन फिर बाद में विभाग उसके ऊपर चर्चा करता है। इसलिए काम तो आखिर विभाग ने मिलकर करना है। आपके अविश्वास के जो कारण हैं वो कुछ हमारी सफलता है वो भी है। कभी कभी विपक्ष को लगता है कि ये हमारे रहते क्यों नहीं हुआ, आज ये करेंगे तो इसका श्रेय ये ले जाएंगे और इस श्रेय लेने में हम पीछे रह जाएंगे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने सफलतापूर्वक लाए, साथ में कहना शुरू किया, हमने भी तो किया था, आपने किया था, हमने उसमें और जोर लगा करके ज्यादा कर दिया, ज्यादा किया तो श्रेय लेंगे ही हम, हाँ श्रेय लेंगे ही। लेकिन आपको तकलीफ इस बात की हुई, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हर घर के अंदर शौचालय होगा, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचेगा। आपकी आलोचना ये हो सकती है कि सिलेंडर का भाव महंगा हो गया, लेकिन सिलेंडर पहुंचाए घर घर। जो हमारे हरियाणा का सबसे पहला प्रदेश केरोसिन मुक्त, ये हमने नाम दर्ज कराया पूरे देश में। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू मेक इट केरोसिन फ्री। कोई केरोसिन डिपो में कोई तेल जाता नहीं है अब इसी प्रकार से कोरोना काल की, जैसा मैंने बताया कि सारी मदद सब लोगों ने मिलकर के निर्णय किए। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ करके, और हमने बताया कि आर्थिक हालात जो है वो बिगड़ गए हैं, सबने मिलकर तय किया कि इस काम के लिए यदि आप थोड़ा कर्ज भी ले लेंगे तो हम सहमत हैं, हम कभी नहीं कहेंगे। और उस समय जहाँ तक मुझे याद है कि 5,000 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि 5,000 करोड़ हम ले रहे हैं, यानी इसमें लोन और ज्यादा है। और आज भी अगर गैप है तो वही 5,000 करोड़ का है। एक बार ये गैप 17,000 करोड़ का हो गया था, लेकिन उसको बाद में कवर करते करते अब 5 से 8,000 होगा। वो तो बजट के आंकड़े जब आएंगे तो पता लगेंगे, हाँ तो पता लगेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें सहयोग भी मिला, लेकिन फिर भी तो इस प्रस्ताव के माध्यम से इतना ही मैं कहूंगा कि आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जनता के साथ हमारा विश्वास बना हुआ है। जनता और हमारे बीच सेवा के काम करने के नाते से बहुत किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कहावत वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा भाव मत पालो। जनता के साथ हमारा संबंध हम कर रहे हैं, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। बहुत बार एक हमारे कांग्रेस के मित्र अफवाहों का बाजार भी जो है उसको गर्म कर देते हैं। झूठ के विषय को लेकर के चाहे सोशल मीडिया, चाहे एक ब्रिगेड बना के ठोको ये ठोको ये ठोको। हम आज कोई भी एक आध काम अच्छा करते हैं ना, उस काम को जैसे मानो को सोशल मीडिया में डालते हैं तो हमारे ऐसे विरोधी मित्र उसके ऊपर प्रहार करते हैं। क्या, जो मैंने कल सारे जवाब दिए कि ये नौकरियां कोर्ट में अड़ गई, ये नौकरियां रिजल्ट नहीं निकला, ये नौकरी 5 साल पुरानी है, या और भी इसी प्रकार की कमियां हमारे में नहीं होंगी, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन वो जो झूठ विषय चला चला करके गोयबल्स के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी थोड़े दिन तो चल सकता है, लंबे दिन नहीं चलता। गोयबल्स का सिद्धांत है कि 100 बार झूठ बोलो, जनता शायद उसको सच मान लेगी। अब नहीं है, अब जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। अगर 100 बार भी झूठ आप बोलेंगे और उनको सत्य पता लग गया तो आपके झूठ को नकार देंगे। सत्य निश्चित रूप से वो जनता के सामने आएगा। झूठ को हमेशा डर लगता है, झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। झूठ बोलने वाले को डर भी लगता है, बोलता तो है, सावधानी से बोलता है, लेकिन झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना लगे। सत्य को हमेशा ख्वाहिश होती है कि सभी उसको जान लें। तो हम अपने आप को जनवाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो रोक है वो कहीं भी काम नहीं आएगी, ऐसा मेरा कहना है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब किसानों वाले विषय पर आने से पहले कुछ बातें फुटकर कल
हमारे नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भी आई और भी जो उठाए गए विषय बहुत हैं। कुछ तो पहले से ही मैंने उसका उत्तर दे दिया था, वही विषय बार बार आए हैं। कुछ एक दो विषय की चर्चा मैं आज करूंगा, बाकी बजट भाषण में भी विषय आएंगे। एक तो ये जो डोमिसाइल का विषय है। पहली बात तो कि डोमिसाइल शब्द सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दशक में कोई निर्णय है उसे मना कर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स डोमिसाइल शब्द प्रयोग नहीं करेंगी, रेजिडेंट शब्द प्रयोग करेंगी, बोनाफाइड रेजिडेंट। और इसमें मैंने अलग अलग स्टेट्स के जो वहां के प्रावधान है वो मंगवाए हैं। उसमें यूपी में 3 वर्ष है, ये जो सीमा है लिमिट 3 वर्ष है। बिहार में 3 वर्ष है, पंजाब में 5 वर्ष है, मध्य प्रदेश में 5 वर्ष है, तमिलनाडु में 6 वर्ष है, कर्नाटक 6 वर्ष है, आंध्रा 7 वर्ष है, गुजरात में 10 वर्ष है, राजस्थान में 10 वर्ष है। ये 9 राज्यों का मैंने आंकड़ा बताया है। हरियाणा का हमने 5 वर्ष, पहले कभी 15 वर्ष का नोटिफिकेशन था, लेकिन उसमें कई तरह के इतराज थे। और उसमें वो जो डोमिसाइल के नाते से वो जो नौकरी के लिए जो बनवाना होता है सर्टिफिकेट, नौकरी के लिए जो रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसका एक नियम है, एससी जो हरियाणा में जन्म लिया हुआ हो या जो सरकारी नौकरी में है या कभी रहा है, उसके जो संतान है उन्हीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नौकरी के लिए बनता है, उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ होता है और किसी को नहीं होता। ये जानकारी मुझे आज ही मिली है, आप लोग उसको निकाल के देख ले कि जानकारी ठीक है कि नहीं है। लेकिन जानकारी ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल कंडीशन है उसी का बनेगा जो हरियाणा में पैदा हुआ है या हरियाणा में नौकरी करते हुए, नौकरी कर रहा है, रिटायर हो गया। हो सकता है नौकरी में बिना एससी की रिजर्वेशन के वो जनरल कैटेगरी में कहीं बाहर से आकर के लग गया हो। जनरल कैटेगरी में कोई भी कहीं का भी लग सकता है, तो संवैधानिक कोई प्रतिबंध नहीं है। और बाद में उसके बच्चों को जरूरत पड़ी हो नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति को, उसने डोमिसाइल या रेजिडेंट जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया हो, ऐसा एक जो जानकारी। ऐसे ही कल जो विषय आया था, जो पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे होता है, ये नीति आयोग ने जो एनएसओ जिसकी कल मैंने चर्चा की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनकी जानकारी, उसमें पूरे देश भर की मार्च 1920 की जिसकी कल मैंने चर्चा की थी, वो देश भर में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई है 9.1%। और जो सीएमआई है जिसकी कल चर्चा हो रही थी, उन्होंने दिखाया 7.9, डिफरेंस है 1.2 का। ठीक है, सर्वे में थोड़ा अंतर 1% 2% आ सकता है। पंजाब का उन्होंने जनवरी मार्च 2020 ये एनएसओ जो चर्चा की उसका है 9.3, लेकिन सीएमआई की वो जो डाटा आया है उसी पीरियड का वो 10.8, अर्थात 1.5 या ज्यादा है। वहां कम है, इसमें देश भर की सर्वे में पंजाब का 1.5 ज्यादा है। लेकिन हरियाणा में वही पीरियड जनवरी 2020 का जो एनएसओ है, जो कल आया था कि 7% उन्होंने बताया है, और सीएमआई ने उसी पीरियड का 23.7 बताया। द डिफरेंस इज 16.7। तो इसलिए गले नहीं उतर रही बात कि बाकी सब प्रदेशों का, देश का अंतर 1% 1.5%, हरियाणा के अंदर 16-17% का अंतर, 16% का, तो गले उतरती ही नहीं है। इसलिए मेरा सदन से निवेदन है कि कम से कम ये जो संस्था है सीएमआई, इसके किसी आंकड़े पर कभी भरोसा न करें। एक बात आई, हुड्डा साहब ने कही कि खाद और उर्वरक, इसका जो टैक्स है वो 28% तक टैक्स बढ़ा। हुड्डा साहब आज भी रिकॉर्ड में है कि लोएस्ट स्लैब 5% का है। ये जो हमारे उर्वरक और खाद, इसके ऊपर आज भी हरियाणा का जीएसटी 5% है, 28% नहीं है। ये जानकारी जरा कहीं आपकी ऑथेंटिक हो तो मुझे आप बता देना, ये 5% है। अब मैं बहुत संक्षेप में, हालांकि सब बातें हमारे डिप्टी सीएम ने और बाकी मंत्रियों ने सबने बताई हैं, फिर भी हमने पिछले 6 साल में जितने काम किए हैं किसानों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना
केंद्र की योजना है। 19 लाख हरियाणा के किसानों को 2212 करोड़ रुपया ये मिला है अभी तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान का प्रीमियम तो गया है 913 करोड़, लेकिन पिछले 6 साल में 13 लाख से ऊपर 2980 करोड़ रुपया ये कंपनसेशन मिला हरियाणा के लोगों को। प्राकृतिक आपदा जिसका 10,000 से हमने 12,000 रुपये प्रति एकड़ किया था, इसमें जो रिपोर्ट स्वामीनाथन रिपोर्ट, उनकी रिकमेंडेशन भी 10,000 रुपये की ही है। हमने वो 12,000 की थी आने के बाद, उसमें भी 2811 करोड़ रुपया ये अभी मुआवजा हम लोगों ने दिया है। फसली ऋण का जो हरको बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन है, उसकी योजना बना करके हमने एक मुश्त निपटान योजना 1001 करोड़ रुपए की लगभग 3.5 लाख किसानों को ये ब्याज और जुर्माना इसकी माफी की है। भूमि अधिग्रहण की बात बहुत, इसमें चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, आलोचनाएं भी एक दूसरे की हम पहले करते रहे हैं। इस विषय को मैं ज्यादा ना करके इतना मैं कहता हूं कि हमने किसान की मर्जी से जमीन लेने के लिए ई पोर्टल, ई भूमि, ये वेब पोर्टल बनाया है कि किसान अपनी मर्जी की कीमत भर दे, बाद में नेगोशिएशन करके जो उसको जचता है वो हम लेते हैं। हमने इसमें सैकड़ों हजारों करोड़ जमीन ली है। जहां आवश्यकता होती है वहां लेते हैं। जहां बहुत ज्यादा दाम होता है फिर उसको भी समझ में आता है कि मैंने ज्यादा दाम भरा है तो वो नेगोशिएशन में ठीक करता है। कम तो बेचने वाला जितना भरेगा उसको कम तो क्यों भरेगा। जहां हमें लगता है कि हाँ इसका अंतर वहां के कलेक्टर रेट से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 30, 40, 50% का अंतर, हम तुरंत खरीद लेते हैं। जहां 100-150% का अंतर होता है तो वहां ये देखते हैं कि ये पैसा कहीं एक्वायरमेंट के, एक्विजिशन के ज्यादा तो नहीं। मुख्यमंत्री जी 1 मिनट, सदन की जो कार्रवाई है वो 30 मिनट के लिए, और चलिए तो मैं जल्दी पढ़ता हूं। कुछ बिजनेस भी है इसके बाद। ठीक है। हमने एमएसपी पर 10 फसलों के जो खरीद की है वो सारे बता दिए गए हैं। गेहूं, धान, सरसों, चना, सूरजमुखी, मक्का, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली। केंद्र इसमें केवल 2 गेहूं और धान खरीदता है, बाकी 8 हम अपने खरीदते हैं। पास की कोई भी सरकार नहीं खरीदती। नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी पंजाब की असेंबली में हरियाणा का उदाहरण देकर के कहा है कि पंजाब को भी हरियाणा की तर्ज पर खरीदना चाहिए। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान को कोई बेचने में कठिनाई ना आए, उसका एक पोर्टल बनाया है। बहुत बढ़िया तरीके से उसकी खरीद हुई है। एक बात इसमें कि किसान को पेमेंट सीधी जाए, इसके लिए बहुत आग्रह पहले से चल रहा था। हम 3 साल से 4 साल से बातचीत करके पिछले वर्ष 50% से ऊपर किसानों को सीधी पेमेंट की गई, बाकी आड़तियों के थ्रू गई। इस बार हमने तय किया है क्योंकि जिसकी फसल, जिसका माल है, दाम पैसा उसी को मिलना चाहिए। आड़ती और किसान का रिलेशन क्या है लेन देन का वो जाने, लेकिन हम किसी दबाव में ना आकर के पूरी किसानों की 100% फसल की पूरी पेमेंट सीधी किसान के खाते में भेजेंगे। अब इस बार कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए ये भी किसान के हित में हम एक फैसला कर रहे हैं। बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना, सारा विषय पहले आया ही है कि 19 फसलें ऐसी हैं जिसके अंदर हम जो उसकी लागत होती है, लागत से अगर घाटा होता है वो सरकार देती है। एफपीओ की रचना की है, लगभग 486 एफपीओ बन गए हैं, 1000 का हमारा लक्ष्य है। बागवानी बीमा योजना के लिए जो 5% पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसका प्रीमियम था, उसको हमने 2.5% कर दिया है। इसी प्रकार फलों और सब्जियों के जो शीत भंडार, कोल्ड स्टोरेज है, उसमें हमने 35% का अनुदान ये देना शुरू किया है। मधुमक्खी पालन पर बक्से और उपकरण के लिए 85%, 75% ये उनको अनुदान राशि देते हैं। मशरूम खेती के लिए 40% अनुदान देते हैं। पशुओं को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये हमने लागू की है। 1,07,000 किसानों का बैंक के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि भी उनको हम ये जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, वैसी पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जिन किसानों के पास पशु उपलब्ध हैं या जो लेना चाहते हैं उनको लोन मिलेगा। ऐसे ही पशुधन का जो सुरक्षा बीमा योजना, ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा योजना लागू की है। प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन, उनको सम्मान, इसकी हमने योजना लागू की है। प्रगतिशील किसान ट्रेनर योजना, ताकि अपने जैसे वो किसानों को यानी और प्रोत्साहन दे और उनको ट्रेंड करें, ताकि प्रगतिशील किसान अगर आज 1 है तो अपनी जगह पर 5 या 10 किसानों को ट्रेंड करे, ताकि ये संख्या भाई डबल बढ़ती चली जाए। माइक्रो इरिगेशन की बात पहले आई है
कि हमने 4 जिलों में एक विशेष अभियान चला करके इस बार माइक्रो इरिगेशन के लिए 85% का अनुदान ये देने की योजना बनाई है, ताकि हमारी जो पानी की कमी है वो पूरी हो, और जहाँ पानी बिल्कुल पहुंचता नहीं है वहां माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से पहुंच जाए। एक विषय है एमएसपी। विषय लंबा है, कानून के नाते से तो कंट्रोवर्सीज हैं, कानून बने कि न बने, लेकिन मैं उसका एक पहलू सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, अगर ये एमएसपी का कानून बनता है तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे, 2-3 वाक्यों में बोलता हूं, इसका अध्ययन करें सब लोग। पहली बात तो ये है कि अगर एमएसपी का कानून बनता है और गारंटी सरकार को लेनी पड़ती है, तो इसके लिए कुल देश के पैदावार की जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट बनती है लगभग 17 लाख करोड़ रुपया। आज केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए की होती है प्रोक्योरमेंट। टोटल बजट सरकार का, केंद्र सरकार का, वो 27-28 लाख करोड़ रुपया है, 30 लाख करोड़ से नीचे नीचे है। इसलिए अगर वो चीज लागू करें तो हमको अपने घर में देखना पड़ेगा, केंद्र सरकार को देखना होगा कि क्या 17 लाख करोड़ रुपया स्पेयर कर सकती है सरकार। इसका मतलब यह है कि बाकी सारे काम बंद करके हमको केवल प्रोक्योरमेंट के लिए 17 लाख करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। आज जो लोग अपने आप कर लेते हैं। एक दूसरा, अभी जैसे व्हीट और राइस है, हम इसकी अगर बात करें तो 6% किसानों का प्रोक्योरमेंट होता है, और सारी प्रोक्योरमेंट की जो राशि है 1,50,000 करोड़ रुपए की, उसका 55% ये हरियाणा और पंजाब से खरीदा जाता है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बनता है। तो ये 1 लाख करोड़ रुपया हरियाणा और पंजाब में ही लगाया जाता है। अगर कहीं ये कानून बनता है तो इस कानून का लाभ तो सारे प्रदेश उठाएंगे, और अगर सारे उठाएंगे तो जितनी पैदावार जिस स्टेट में होती है वो उसी हिसाब से उनका प्रोक्योरमेंट का कोटा बन सकता है। अगर मान लो सारे, क्योंकि सब क्लेम करेंगे, और अगर सब क्लेम करेंगे तो फिर मैं पैदावार बता रहा हूं, वीट की पैदावार यूपी में कुल पैदावार का 31.98 यानी 32% वीट उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में 18% होता है, मध्य प्रदेश में 16% होता है, हरियाणा में मात्र 11% होता है। अगर हरियाणा और पंजाब दोनों का मिलाएं तो ये 28.28% है वीट की पैदावार। वैसे मेरे को वो नहीं है, कोई आपको नहीं कर रहा है। 6% का आपने कुल प्रोक्योरमेंट होती है, हाँ। वो ठीक नहीं है। अब वो प्रोक्योरमेंट 16% तक पहुंच गई है। चलिए, और आंकड़ा वीट की प्रोक्योरमेंट पंजाब से ज्यादा यूपी में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, और पैडी की प्रोक्योरमेंट पंजाब से ज्यादा उड़ीसा में होती है। आज क्वांटिटी वहां जानी होती थी, क्वांटिटी में नहीं अमाउंट में भी और क्वांटिटी में हो गया। तो नहीं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं। परसेंटेज 16% के वो मिलके उड़ीसा और ये मध्य प्रदेश ठीक है, मिलके 16% हो जाता है। ऐसे ही राइस है, राइस में सबसे ज्यादा राइस होती है 13% बंगाल में, देश में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर पंजाब में है 12%, यूपी में भी लगभग 12%, थोड़ा सा कम है। फिर आंध्र, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़, और 11वें नंबर पर है 4% हरियाणा। यानी कुल 4% हरियाणा में राइस होता पूरे देश भर का, और पंजाब और हरियाणा दोनों मिलाएं तो ये 16% के लगभग 11.85% बनता है। यानी व्हीट तो होता है दोनों का मिला के 28%, और पंजाब हरियाणा का राइस होता है 16%, लेकिन आज भी हमारे यहाँ टोटल का 55% हमारे यहाँ से प्रोक्योर होता है। अगर कहीं ये हो गया तो हमको ये जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए, होगा नहीं होगा ये तो अब जो फैसले होंगे, लेकिन अगर हो गया तो इसमें सबसे ज्यादा लूजर अगर कोई रहेगा तो हरियाणा सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद पंजाब रहेगा। मैं आपको अपनी एक अंदेशा बता रहा हूं, ऐसा भगवान करे ना हो, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए। अब इसी प्रकार एक विषय जो प्राइवेट मेंबर बिल हमारे हुड्डा जी लेके आए थे, मैं उसकी बात करता हूं। अब उसमें टेक्निकल चीजें हैं, हमारे बैठे हैं बत्रा जी नहीं, लेकिन हुड्डा जी समझते हैं उसको सारे को। आप लेके आए कि इसमें हमें सेक्शन 42 को डिलीट करना चाहिए, सेक्शन 42 एपीएमसी उसमें डिलीट करना चाहिए। इसमें हमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन खतरा है। खतरा क्या है कि अगर किसान कोर्ट्स के चक्कर में पड़ गया तो कोर्ट्स में ये दीवानी मुकदमे कितने लंबे चलते हैं,
और निश्चित रूप से इसके अंदर कोर्ट में किसान छोटा पड़ जाएगा और जो सामने वाला जो खरीदार है उसका वो बड़ा पड़ जाएगा, और कहीं उसके अंदर लुटाई पिटाई किसान की होनी शुरू हो गई तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और एक विषय, आपने ये सिर्फ कहा एमएसपी में यानी खरीद में, एपीएमसी एक्ट में, लेकिन एक इसके अंदर कंट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि एपीएमसी में कंट्रैक्ट एक्ट का भी जिक्र है, उसके अंदर भी 2006 में जो बनाया गया, 6 या 7 में, तो एक प्रावधान सेक्शन 8A सब क्लॉज 7 सब सेक्शन 7, उसके अंदर भी यही चीज दी हुई है कि वहां भी केवल गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है उसी में समाधान होगा, कोर्ट में जाना वर्जित है। ये था वहां पे, और तजर्बे से ही आदमी समझते बनता है। ये पहली दफा जब हमने डाला, अब तजर्बा क्या है कि किसान का धोखा ना, उसके अपने इंटरेस्ट के लिए किया है। मेरा ये कहना कि किसान का धोखा ना हो, ये आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। अमेंडमेंट होती रहती है, हम नहीं होती है, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि वो जो आप कह रहे हैं कि उसका धोखा नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं धोखा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी तो शायद किसान भी बच जाएगा। और अगर कहीं कोर्ट में हमने उसको डाल दिया, हमारे आपके हाथ से भी निकल जाएगा। और नहीं, मैं तो कह रहा हूं प्रशासनिक व्यवस्था में कोई सुझाव उसको ठीक करें। ब्यूरोक्रेसी में के हाथ में मत छोड़ो और कमीशन बना दो, और बना दो 2 मेंबर कमीशन बना दो, जो भी आप समझे। नहीं, कोई सुझाव सब लोग मिलकर के कोई सुझाव देंगे। देखिए, हम नहीं चाहते कि किसान का इसमें कोई अहित हो, किसान का हित के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट का रास्ता ये बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। मैं तो अगली बात कहता हूं, अगर कोर्ट के रास्ते पर जाने के लिए पूरा सदन सहमत हो, भले वो एक्ट आपका प्राइवेट मेंबर बिल टेक्निकल कारणों से, टेक्निकल कारण कुछ है उसमें बताए हैं, तो इसलिए उन पर अगर हमने उसको छोड़ भी दिया, स्पीकर साहब ने सुन तो लीजिए, अगली बात तो सुन लीजिए। मैं तो कहता हूं 7 यानी ये जो 8A का सबसेक्शन 7 उसको भी रिपील कर दीजिए, और 42 को रिपील करना उसको भी कर दीजिए, या दोनों की जगह नई व्यवस्था कोई करनी है। आज अपना दिमाग लड़ाएं, कल की छुट्टी है, परसों सवेरे भी अगर सब लोग मिलकर के कुछ चीज दे देते हैं तो हम ले आएंगे सरकारी प्रस्ताव लाके 15-16 तक हम इसको लागू करा देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या सारा सदन सहमत है इस बात से? आओगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर सारा सदन सहमत है सर्वसम्मति से, कल को इसमें से फिर कोई बाहर जाने की बात होगी, हमें बना देते हैं, चाहे उसमें बत्रा साहब को डाल दो, आप स्वयं हो जाए, कोई और वकील है वो हो जाए, इधर से भी 3 लोग डाल देते हैं। आप ले आओ, हम इस बात नहीं ले आए, नहीं, सुझाव सबको मिलकर बनाना पड़ेगा। हम और इस बात में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ स्टेट का मामला है और प्रदेश का मामला है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम आप और मिलकर स्टेट के मामले में एक हैं। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन इस रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, इस प्रस्ताव को बढ़ाने के लिए कोई एक बॉडी बनाकर जो इसमें लीगल पॉइंट जानते हैं उनको बैठा करके 4 या 5 लोग बैठ के एक प्रस्ताव बना दें। हम उसको LR AG से दिखा करके, अगर कहीं उसमें लीगल कोई अंतर नहीं है तो हम किसान के हित में, अगर लगता है कि हाँ वहीं कोई प्रावधान करके हम सरकारी जो सिस्टम है, SDM है, डिवीजन कमिश्नर है, या कहीं कोई कमीशन है, उसके माध्यम से करना है तो वो कर लें। और सबको ये लगता है कि नहीं कोर्ट का रास्ता खोलना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें नुकसान जो होगा फिर उसके सब जिम्मेदार होंगे, कोई एक सत्ता पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। नहीं, वो लैंड रेवेन्यू का विषय है, सारा है, लेकिन ये तो तुरंत फसल के जो मामले हैं वो चाहते हैं कोर्ट में ले जाना, उसका कितना बड़ा नुकसान है बैठ के विचार करेंगे। हाँ, कि jurisdiction under the APMC Act that can be exercised by the farmer or the civil court। यहाँ तक लिखा है कि सेंट्रल एक्ट के अंदर भी जो प्रोविजन दिए हुए हैं, अभी तक सेंट्रल एक्ट स्टे है, उसका फेट क्या होगा ये समय बताएगा। पर APMC एक्ट में जो jurisdiction आपने डिफाइन की हुई है, ये प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है कि पहले मार्केट कमेटी के पास जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा, देयर इज ए प्रोविजन। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन उसकी जिम्मेदारी किसान की है कि ही कैन गो टू द सिविल कोर्ट आल्सो। This is the both the option. Not only civil court. That's the executive court procedure can also be there if there is need then. मेरा ये कहना है कि हम इसमें ओपन हैं, हम इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। किसान के भले में जो होता हो बना करके उसमें हमारे यहाँ से बैठ जाएंगे हमारे अभय सिंह जी, रामकर गौतम जी, बत्रा जी, ठीक है,
बत्रा जी, आफ्ताब अहमद, और एक अपने यहाँ से लॉ ग्रेजुएट और कौन है? घनश्याम जी हैं या सुधीर चलो, सिंगला जी? ये हमारे सुधीर नहीं सिंगला। गुड़गावा, सुधीर सिंगला जी। ठीक है, 4 हो गए, एक आध और को देख लेंगे। हाँ, कोई एक मंत्री भी डालना होगा तो वो डाल लेंगे। तो ऐसा सब मिलकर आपने नहीं, 2 आदमी आप दे दो, कोई 2 देने, कोई 2, हाँ आप 2 दे दो, कोई 2 आप दे दो। चलिए आप सोच करके आप शाम तक हाँ, हमारे ऐसा करें, शाम तक ये नाम 2 कृषि मंत्री जी, किरण जी। ठीक है, कृषि मंत्री जी आप लिख लें, भूषण बत्रा और अपने किरण जी, इधर रामकर गौतम जी, और 2 इधर से को लेके बैठे हैं दलाल साहब। हाँ, हाँ? आ जाएगा, क्यों कहते हैं किरण जी मेरी मानती नहीं है, आपको तो सुझाव लेना है। अच्छा चलिए आप नाम लिखो, फिर कमेटी बाद बनाएंगे, आप इनका नाम ले लो, बना लेंगे। अब मैं कृषि कानूनों के बाद जो उपजी शंकाएं हैं, देखिए वैसे तो ये शंकाएं जो है ना, ये बहुत ही ऐसी है, तो भी उनकी शंकाओं के बारे में हमको भी जो चीजें लगती हैं कि एक वो जैसे उकसाया जाता ना, किसी को उकसाने का काम ये किया जा रहा है। जैसे एक बार कागज पर किसी ने गजल लिखी, गजल आने शेर लिखा, कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में कि बकरी शेर खा गई। अब वो गजल का टुकड़ा था, वो उसने खाया, चर्चा ये हो गई कि बकरी शेर खा गई। तो इसलिए ये जो चर्चाएं, ऐसी चर्चाएं हैं। एक बार एक व्यक्ति, 2 दोस्त थे, तो 2 दोस्त थे, एक दोस्त नदी किनारे बैठा, सैर करने गया, घूमने फिरने, और बैठे बैठे अपने सपने बुन रहा था। तो उसने क्या सपना बुना कि मैं एक खेत लूंगा और खेत में अपनी फसल चारा ये बोऊंगा, सोच लिया। थोड़ी देर में दोस्त घूमता हुआ पहुंच गया वहां, कंधे पर हाथ रहा, भाई क्या बैठा, क्या सोच रहा? कि आज तो बहुत बढ़िया मैंने काम सोच लिया। क्या? कि मैं एक खेत खरीदूंगा। ठीक है, तूने तो सोच लिया, अब मैंने भी सोच लिया। क्या? कि मैं एक भैंस खरीदूंगा। ठीक है, तू बड़ा भैंस खरीद। नहीं, फिर भैंस को चरने के लिए मैं तेरे खेत में ले जाऊंगा। उन्होंने कहा तू मेरे खेत में ले जाएगा, मेरा चारा उजाड़ देगी, मेरा नुकसान होगा। नहीं, तू भैंस नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो भैंस खरीदूंगा। कि भैंस नहीं खरीदू तू खेत नहीं खरीदेगा। झगड़ा हो गया और इस झगड़े को लेकर थाने में पहुंच गए, और थाने में दोनों कहा कि FIR लिखो। लिखाओ, ये देखो, ये कहता मैं भैंस तेरे खेत में चराऊंगा, और फिर वो कहता मुझे कहता तू भैंस मत खरीद। तो कहना अच्छा तुम्हारा खेत कहाँ है? खेत कहाँ है? कहीं भी हो। अरे तुम्हारी भैंस कहाँ है? कि कहीं भी हो। विषय तो झगड़े का है कि भी ये खेत खरीदेगा, ये भैंस खरीदेगा, वो खेत को भैंस चरेगी, ये झगड़ा है, लिखो। अब उनको समझाए कि ना तुम्हारे पास खेत, ना तुम्हारे पास भैंस, काहे को चक्कर पड़े हुए हो। तो ये 3 कानून इनके ऊपर स्टे लग गया, और फिर भी लगे हुए हम। अरे जब स्टे टूट जाए, जब वो लागू हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या नुकसान होता है, क्या नफा होता है। आज ही लगे हुए हम, लिखो थाने में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अब अगर स्टे लग गया, जब स्टे लग गया, तो ये लड़ाई बनती है अब सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है। हाँ, ये लड़ाई आपकी हमारी नहीं अब रह गई। हाँ।
गोगी जी, एक किसान नहीं सोच रहा, ये हम उनको उकसा रहे हैं सोचने के लिए कि अगर ये हो गया तेरी जमीन बिक जाएगी, तेरा घर में लुट जाएगा, तेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ये हम उनको इंजेक्शन दे रहे हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव पे लेके आया, मैंने उसी टाइम कह दिया था मैं 3 प्रस्ताव पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, इन्होंने कहा, लेकिन इन सब ने उनका चर्चा किया। नहीं, आप क्यों लेके आए? आपने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैंने कल भी ये कहा था कि आप इस विषय पर लेकर के आए हैं। इनकी मजबूरी समझता हूँ, इनकी मजबूरी समझता हूँ। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, हर सदस्य कोई ने मजबूरी नहीं है, इसका जिक्र किया, हर सदस्य ने। आप क्या भी खूब किया है, आप क्या भी जब भी लेकर के पर्चे लेके खड़े हो गए हैं, अब इनको शहीद करो, ये मारे गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। फिर एक बार आप कम से कम ये कह दो। साथ तो वो बनी हुई है और भी साथी है। एक गांव में जो है ना, वो कहने लगे बकरी शेर को खा गई। एक बोला बकरी ऊंट को खा गई, तो बोले हाँ, बकरी जो ऊंट को खा गई। इसी गांव में रहना है, हाँ जी कह रहे हैं, तो ये काम है, आपने कहा हाँ जी कहेंगे और समर्थन में तो नहीं, मेरा कहना है कि इतना ही निवेदन है, आप एक बार कह दो कि तीनों कानून अब कोर्ट के हवाले हैं। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता, इस आंदोलन का कोई लाभ नहीं है। आप आंदोलन खत्म कर दो, एक बात कह दो। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब आपकी मुख्य सहमति है। इसका मतलब इस आंदोलन को आपकी मूक सहमति है। अगर मूक सहमति है तो हर एक चीज की जिम्मेदारी आपकी है। इस आंदोलन में होने वाले सारे नुकसान की आपकी मूक सहमति है इसको, और मूक सहमति होने के नाते जो नुकसान हो रहा है वो जिम्मेदारी सारी आपकी है, सारी आपकी है। पढ़ो, कोई भी राजनीतिक दल इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। ये तो वो कह रहे हैं ना, किसान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ, अरे वहाँ सारे राजनीतिक आदमी जा रहे हैं, मांग का समर्थन कर रहे हैं। आपके पार्टी के सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ कौन नहीं जा रहा है? आप अकेले नहीं जा रहे, अलग बात है। आपने तो पूरा समर्थन दिया है, दिल्ली में अंदर जाने का भी समर्थन दिया है, सारे कुछ किए हैं, कुछ नहीं होता। दो कदम आगे आप बढ़ो, एक कदम वो बढ़ेंगे। हम भी इसमें चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, उनकी बात मानी थी। देखिए, कानूनों के बारे में किसको अच्छा लगता है? रोज वहां मर रहे आदमी, किसको अच्छा लगता है? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे आप, लोग उनको उकसा रहे हैं, हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे। आपने इतना बड़ा हुआ खड़ा कर दिया कि जैसे ये एक इतना बड़ा विषय खड़ा हो गया जैसे सारी मानवता नष्ट होने वाली है। इस हुआ खड़ा करने से ना तो किसान का भला होगा और ना आपका भला होगा, किसी का भला नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं ना, नहीं, फैसला वो तो बात के लिए लेटेस्ट एक जानकारी दे रहा हूं। कादन साहब आप बिटवीन उनको ऐसा है, ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके माध्यम से सदन को प्रदेश की जानकारी के लिए, आज किसान आंदोलन जो है वो कानून जो है मर चुके हैं, कानून से आगे लड़ाई जा चुकी है। उसके मान सम्मान और पगड़ी की लड़ाई जो है ना उसके सामने आ रही है। वो तो उनके ये कानून की लड़ाई है और किसी राजनीतिक पार्टी में इतनी हैसियत नहीं है जो किसानों को बहका दे। किसी भी राजनीतिक दल में इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि किसान जो है वो कुदरत की नीयत भी भांपने की हैसियत रखता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो यही मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून खत्म करो। बहकावे में आप उनको मुख्यमंत्री भी आज स्टेज पे ये कह रहे हैं, मैं शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष नहीं। देखिए कादन साहब नहीं, कोई धर्म नहीं है। जब घर जल रहा हो, कोई चीज गलत हो तो उसको गलत कहना भी, कोई लोकतंत्र में गलत चीज को गलत कहना, चलिए ये भी हमारा वो है। मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर घर को आग लग रही हो, तेल डालने का काम विपक्ष का नहीं है। विपक्ष की मर्यादाएं समझ लें।
हाँ, आप लोग जा के जो वहां भड़काते हैं, आपके लोग भड़काते हैं और गांव-गांव में जाके बोलते हैं, वो मैं विषय बाद में लेता हूं। ऐसा नहीं है, कोई बख्शेगा नहीं आपको। हाँ, अरे मांगे नहीं मांगे, बस बहुत कानून ऐसे होते हैं जो देश के भले के लिए किए जाते हैं। सुनिए, मैं अब इस संदर्भ में 2-3 शंकाएं, हालांकि कानून स्टे है, मुझे मालूम है। पार्लियामेंट से ऊपर है, पार्लियामेंट से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ऊपर है, पास नहीं है। चलिए बताता हूं, इस पर भी बताता हूं, इस पर बताता हूं। जी बैठ जाइए। अरे बता तो रहा हूं, सुन तो लो। अब आप जी भी बैठ उसी जाइए, प्रकार से बैठ जाइए करोगे, ना प्लीज। मानो। आप सुन तो लो, पहले सुन तो लो। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा शोर मचाने से बात गले थोड़ी उतरती है, तर्क के साथ बात करनी पड़ती है। सुनो, देखिए, पहली बात तो ये है, कानूनों के बारे में एक एक लाइन में मैं बोलूंगा अगर ज्यादा व्यवधान नहीं हो तो। पहली बात तो ये कि कानून जो है तीनों वो वैकल्पिक हैं, कोई किसी कानून का बंधन नहीं है किसी को मानने का। एक बात, अगर किसी को लगता हो कि जरूरी है मानने, कोई मुझे उसका प्रावधान ला के दे, मैं बात करूंगा। दूसरा, हाँ तो सुनो ना, दूसरा हम लोगों ने बार बार कहा है, आगे के लिए कह रहा हूं, मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां बंद नहीं होंगी। वो देखिए, सुन तो लो, जो जब कादियान साहब, अब फिर दोबारा चर्चा शुरू कर दी क्या? अरे बता रहा हूं आप, बता रहा हूं ना यार। अभी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देख लो क्या हो गया। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, बैठिए। जिनका लागू है, मैं क्या बताऊं? सुनो, मैं बता रहा हूं, सुनो।